कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस लेकर गए हैं, यानी सिविक्स लेकर गए हैं। जो पहले एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे जो कल वाला जो क्वेश्चन था, कल के जितने थ्योरी थे वो तो पूरा हुआ, साथ में आधा से आज हम लोग खत्म करने वाले हैं और आज पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th BS यानी बिहार बोर्ड NCERT का है सामाजिक विज्ञान, जिसमें पहले एक्सरसाइज का नाम है लोकतांत्रिक, यानी पाठ एक है लेकिन भाग दूसरा है, यानी कि दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोग आधा क्लियर कर चुके हैं, दूसरे भाग में आधा क्लियर करने वाले हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसमें क्या कहता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये पार्ट 2 है। पूरी की पूरी थ्योरी का क्लास है, पूरे का पूरे थ्योरी देखेंगे। जितना हम लोगों ने पहले कर चुके थे उतने तो कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सांप्रदायिकता के बारे में। आपको पता ना होना चाहिए, सांप्रदायिकता हमारे पूरे समाज मिल करके जो करता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। अगर बात करें पूरा समाज मिल करके, एक समाज दूसरे समाज से अगर झगड़ा कर दे तो सांप्रदायिक दंगा हम लोग कहते हैं, यानी पूरे समाज मिल करके उस काम को करे। अगर पूरे समाज मिल करके अच्छा काम करता है तो सांप्रदायिकता अच्छा काम में आता है, लेकिन अगर दंगा करे, लड़ाई झगड़ा करे तो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। जो एक जाति दूसरे जाति के लिए, एक धर्म दूसरे धर्म के लिए करता है उसको हम लोग सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो हम लोग जानेंगे राजनीति के बारे में, कि यहाँ पर जो काम करता है वो राजनीतिक भी सबसे मेन रूप से काम करता है। अब मेन रूप से जो राजनीतिक होता है, सांप्रदायिक या दंगा वगैरह जो कराने वाला काम होता है, उसमें मेन रूप से जो काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, वो जो असली होते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं और राजनीतिक लोग करवाते हैं। यानी कि जो नेता कहें या किसी पार्टी का राजनेता हो या किसी भी चीज के नेता हो, वही लोग कराते हैं ये सारे काम। अगर बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि राजनीति के जो में धर्म समस्या के रूप में निम्नलिखित कारणों से खड़ी हो जाती है। राजनीति में धर्म जो है समस्या के रूप में, निम्नलिखित कारण से धर्म है जो राजनीति के रूप में खड़ा हो जाता है बीच में। अब खड़ा होता है जिसमें क्या क्या होता है, तो धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का यानी हमारे देश के लिए आधार मान लिया जाता है और आधार मान करके झगड़ा करा दिया जाता है। दूसरी बात यह कहता है कि राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशिष्टता के लिए की जाती है, यानी किसी एक धर्म को विशिष्टता, खूब मान सम्मान दिया जाता है और दूसरे धर्म को कुछ नहीं बुझाया जाता, तब यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा होता है। आगे अगर बात करें तो राजनीति किसी धर्म, किसी एक कहता है राजनीति किसी धर्म विशेष दावे को सपोर्ट करने लगती है। किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और कई सारे धर्म को सपोर्ट नहीं करती है। ये राजनीति के कारण होता है, राजनीतिक लड़ा देने का काम करते हैं। आगे की अगर बात करें तो ये देखेंगे चौथा नंबर कि किसी धर्म विशेष के अनुयायी, मान लीजिए किसी एक धर्म के अगर अनुयायी है, दूसरे धर्म को मानने वालों के लोगों के लिए मोर्चा खोल देते हैं। मोर्चा कहें, आंदोलन कहें, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा के बात होता है वो छेड़ना शुरू कर देते हैं। कहता है कि एक धर्म के विचारक दूसरे धर्म के श्रेष्ठ को माना जाने लगता है, यानी एक धर्म के जो विचारक होते हैं दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं कि मेरा ही धर्म सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा है ना। दूसरे धर्म को नीच और उसको बेकार समझा जाने लगता है। कहता है जिससे दोनों धर्मों के बीच में, दोनों धर्म के जो समुदाय होते हैं, जो समाज होते हैं, उन सभी के बीच में तनाव शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होते हैं, और इसी को हम सांप्रदायिकता बोलते हैं, यानी कि झगड़ा बोल सकते हैं। कहता है राजनीतिक में धर्म के इस तरह के इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है, और इसी के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो सांप्रदायिकता दंगा कहला जाएगा। क्लियर। आगे अगर देखें हम लोग तो अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। कहता है सांप्रदायिकता की परिभाषा समझिए कि क्या होता है। तो सांप्रदायिकता का परिभाषा अगर जाने तो कहता है कि जब हम यह कहने लगते हैं, जब हम यह कहने लगते हैं कि मेरा ही धर्म सबसे ऊपर सर्वोपरि है, कहता है कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है। हम ये कहने लगे कि धर्म से ही समुदाय का निर्माण होता है, तो सांप्रदायिक राजनीतिक जन्म लेती है। सांप्रदायिक जो है वो राजनीतिक जन्म ले लेती है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता कहलाती है, यह सांप्रदायिकता होती है। क्लियर। आगे के अगला पॉइंट देखे, राजनीतिक में सांप्रदायिकता का क्या स्वरूप होता है। तो राजनीतिक में अगर समझे तो राजनीतिकता में सोच प्रायः क्या होता है, तो अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीतिक में बरकरार रखना चाहता है। कोई भी अपने धर्म को क्या करता है, राजनीतिक में बरकरार रखना चाहता है, उसको हटाने नहीं देता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है तो मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, और उसको राजनीतिक में भी बहुत अच्छा बना करके रखता है।
है ना। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, यानी कि जिस धर्म के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, यानी बहुसंख्यक मतलब बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं जिस धर्म के लोग, तो उसको ही जीत होती है और उसको ही बहुसंख्यावाद भी कहते हैं। कहता है जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उसकी कोशिश होता है कि बहुसंख्यावाद के रूप में ले लेती है। जैसे श्रीलंका में, आपको बता दें कि श्रीलंका में दो समुदाय के लोग होते हैं, एक तो सिल्लियों के समुदाय और एक तो होता है इंडियन, जो तमिल भाषा में जो गए थे, तमिल यानी कि इंडिया के जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है, दक्षिणी साउथ वाला एरिया, वहां से कुछ लोग श्रीलंका में चल गए, जाकर के बस गए हैं, तो वो लोग को अलग बांट दिया गया और सीलू जो है, जो पहले से जो वहां रह रहे थे, उनको अलग, लेकिन दो भाग में बांटा हुआ है। तो श्रीलंका में सिल्लियों का समुदाय जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है, यानी बहुत संख्यावाद है, और वहां पर निर्वाचित, यानी कि जब भी वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, तो सरकार किसका बनता है? सिल्लियों का समुदाय का प्रभुता होता है, यानी मेन रूप से सरकार बनता है, और जिसके कायम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यानी उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 1956 ईस्वी में सिल्ली एकमात्र राजभाषा था। अगर 1956 की बात करें तो 1956 में श्रीलंका में सिल्ली एक क्या था? मात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना था। लेकिन विश्वविद्यालय की बात करें, सरकारी कोई भी नौकरी की बात करें, तो सिल्लियों को ही प्राथमिकता देना होता है, सबसे मेन रूप से माना जाता है। यानी जब भी नौकरी की बात हो तो जो सिल्ली समुदाय का होगा उसको नौकरी होगा, और जो दूसरे समुदाय के होंगे उसको नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। दूसरी बात किया जाए कि विश्वविद्यालय हो या किसी भी चीज में सिल्लियों का ही मेन रूप से प्राथमिकता दिया जाता है। कहता है कि विश्वविद्यालय सरकारी नौकरी के लिए सिल्लियों को प्राथमिकता दिया जाता है। बौद्ध धर्म का संरक्षण हेतु कई सारे कदम उठाए गए हैं कि बौद्ध धर्म का ही मेन रूप से संरक्षण किया जाता है, बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म को मानने वालों को यहाँ नहीं रहने देना है। आगे की अगर बात करें तो ये देखें, कहता है दूसरा नंबर पॉइंट में कि सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है, और इसके लिए पवित्र प्रतीकों और धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि जो है सहारा निर्वाचन के वक्त में लिया जाता है। जब भी वोट का समय आया, इलेक्शन का समय आए, तो उस समय अलग अलग जाति के, कोई भी जाति के लोग हो, सबको अपना मान लेते हैं कि सब मेरे जाति के हैं, और जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो अलग जाति के है, वो मेरे जाति के हैं, बाकी सब अलग जाति के यहाँ से हटाया जाए। तो इस तरह से सबके दिमाग में चलता है। कहता किसी खास धर्म के अनुयायी, किसी खास एक धर्म के जो अनुयायी होते हैं, वो किसी पार्टी के विशेष पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। मान लीजिए अगर मुस्लिम कास्ट के अगर खड़ा हुआ है और मुस्लिम कास्ट के अगर लोग जनसंख्या ज्यादा है, तो वो लोग कहेंगे कि हम लोग मुस्लिम है तो मुस्लिम के वोट दो। अगर मान लीजिए अगर कोई यादव के खड़ा हो गया है तो यादव वाला कहेगा यादव। यह धर्म के आधार पर बात करें, जाति के आधार पर बात करें, तो वो लोग जिस जाति के या जिस कास्ट के, जिस धर्म के अगर लोग हैं, जिस अनुयायी के लोग हैं, वो लोग अपने कास्ट के ही लोगों से ज्यादा अपील करते हैं कि मेरे कास्ट के हैं तो मेरे ही अति ज्यादा मतदान दिया जाए या वोट कराया जाए। तीसरी बात यह कहता है कि सांप्रदायिकता का भयानक रूप तब देखते हैं, भयानक जो भयानक है ना, कहता है सांप्रदायिकता का भयानक रूप तब देखते हैं जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। कब होता है? जब संप्रदाय, समाज के धर्म या जाति के आधार पे लोगों में आपसी में लड़ाई झगड़ा, दंगा हो या किसी भी नरसंहार हो, तब ये सब देखने के लिए आपको मिल जाता है। आगे के अगर पॉइंट का समझे तो धर्म निरपेक्ष। अब धर्म निरपेक्ष क्या होता है? जैसे हमारे भारत देश में धर्म निरपेक्ष देश है, जैसे कोई भी धर्म आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। आप एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म अपना सकते हैं, दूसरे धर्म को छोड़ करके तीसरे धर्म अपना सकते हैं। जो धर्म आपको अच्छा लगता है वो धर्म अपना सकते हैं, बिल्कुल आजाद है धर्म के लिए। तो इसलिए हमारे देश को धर्म निरपेक्ष देश कहा गया है। धर्म निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि अपने आजादी के अनुसार किसी धर्म को भी अपना सकते हैं, मान सकते हैं, और सब में समान अधिकार आपको दिया जाता है। और कोई कोई देश में ऐसे होते हैं कि किसी एक ही धर्म को ज्यादा समान अधिकार दिया जाता है कि ये धर्म के लोग हैं तो उनको ही वोट दिया, सब चीज का आजादी मिलेगा, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बहुत कम मात्रा में छूट दिया जाता है। तो उसके लिए अवधारणा समझेंगे तो हमारे समाज में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना है तो अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें पहला उपाय सुनिए, हमारे देश में किसी भी
धर्म को राजनीति धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया कि एक ही धर्म हमारे लिए मेन रूप से है। कहता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन इसके विपरीत भारत एक ऐसा देश है, भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष रूप से दर्जा नहीं देता। वो सारे धर्म को एकदम एक समान दर्जा देता है कि सारे धर्म हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। आप चाहें तो आप अपना धर्म भी है वो अपना सकते हैं, अपना समाज अपना चीज भी अपना सकते हैं, एक अलग बना सकते हैं, गठित कर सकते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म जो है सब अपना अपना धर्म अपनाए हुए। अगर आपका इच्छा कि एक धर्म अलग हम अपना बनाया स्थापना करें तो आप अपना स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको कोई बाधा, कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, शांति से आप प्रचार प्रसार करके आप करेंगे तब, ना कि लड़ाई झगड़ा और जबरदस्ती कीजिएगा, तब आपके ऊपर सरकार केस या कुछ अलग कदम उठा सकता है। लेकिन जब तक आप शांति से अपना प्रचार प्रसार करेंगे तब तक कोई आपके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं रखता है ना। आगे अगर बात करें तो देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है। भारत के संविधान में हर एक नागरिक को यह स्वतंत्रता, यह आजादी मिला हुआ है कि वो अपने विश्वास से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अपने विश्वास से कोई एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर सकता है, दूसरे धर्म में जा सकता है। प्रत्येक धर्म के मानने वाले अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने के लिए अधिकार है। अपने धर्म को मानने के लिए और अपने ढंग को शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार प्रसार वो कर सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, ना कि अत्याचार और जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कीजिएगा तो उसके लिए सरकार आपके ऊपर कदम उठाएगा या कोई अलग कोई सुझाव करेगा। अगला तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया गया है। यानी कोई दूसरे धर्म के, कोई तीसरे धर्म के है तो आप उस पर कोई जोर जबरदस्ती और उसके ऊपर आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी सबको एक समान कर सकते हैं, कोई में भेदभाव नहीं करना होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि लैंगिक मसले और राजनीतिक। अब लैंगिक मसले और राजनीति क्या है, जो सुनिए। कहता है कि लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। लैंगिक असमानता है वो सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। लड़के और लड़कियां के पालन पोषण में कथा के क्रम में ही परिवार में यह भावना घर कर जाती है। कथा घर कर जाती है। कथा कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थनी चलाना होता है। ये पहले ही सबके दिमाग में सोच लेता है कि हमारे घर लड़की पैदा हुआ है तो भविष्य में आगे अगर जवान होकर बड़ा होगी तो एक गृहस्थी मतलब घर द्वार ही चलाएगी, ये काम कार्य नहीं करेगी। ये दिमाग में सोच में बैठ जाता है ना। तो गृहस्थी चलाने और बच्चे को पालन पोषण करने तक ही सीमित होती है। उनका काम जो होता है खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई कढ़ाई करना, बच्चे का पोष पाल करना आदि, यही उसके लिए मेन होता है। और वही मर्द का जो अगर बात करें तो मर्द घर के अंदर इन सभी कार्यों को करता है तो उस पर समाज भी क्या करती है, छीटा कसी कसती है। समाज अगर कोई काम करने लगे, मान लीजिए कपड़ा धोने खाना बनाना काम करने लगे, तो समाज भी है वो दो चार बात उसको कहता है कि देखो ना एक काम ये अपने से खाना बनाता है, ये अपना काम करता है, ये लेडीज का कपड़ा फीस देता है, या कुछ जो काम अगर करे, कोई भी लेडीज का काम या घर का जो लेडीज जो काम करती है वो काम अगर मर्द करता है तो उसके लिए गांव के समाज के लोग होते हैं दो चार बात जो होते हैं ताना के रूप में कसते रहते हैं। लेकिन लेडीज अगर करे तो उसके लिए वाहवाही होता है कि नहीं लेडीज का काम है, लेडीज कर रही है तो अच्छी बात है। आगे अगर सुनेंगे तो अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। आधुनिक दौर में, आजकल के समय में, वर्तमान समय में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आजकल की अगर महिला, पहले की महिला में ऐसा होता था कि वो करती थी, लेकिन आज के महिलाओं में ऐसा है कि दुनिया के जितने जीवन के क्षेत्र में कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिला करके और लड़कों के साथ चल रही हैं। कौन? लड़कियां। बिल्कुल जितना लड़की है उतना लड़का भी नहीं है, उससे ऊपर ही चल रही है, लेकिन दोनों कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में मौजूद हो चली है। आगे की बात करें कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत एक है जो कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों के आजीविका होता है जो मुख्य आधार कृषि होता है। कहता है किसान शब्द का जब भी अगर नाम होता है तो लोगों के दिमाग में मुख्य रूप से आता है कि पुरुष ही होगा। अगर मान लो कि अगर कोई कहे कि किसान होगा
तो किसान करना मतलब जैसे कहते कि किसान, तो किसान के रूप में कौन होगा, तो लड़का होगा। सबके दिमाग में पहले सोच बढ़ जाता कि लड़का होगा, कि किसान कौन होगा, लड़का होगा। लेकिन नहीं, लड़का के अलावा लड़कियां भी किसान में मुख्य रूप से क्या योगदान देती है। जितना पुरुष काम करता है खेतों में, उसके 40% स्त्रियां भी खेतों में बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो वही कहता है कि किसान शब्द जैसे भी गूंजता है तो उसका जो मुख्य कारण होता है, उच्चार होता है, वो क्या होता है, लोगों के दिमाग में बस छप जाता है, पुरुष का चेहरा उभर करके आता है। जबकि सच्चाई यह है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी भी पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी बढ़ा हुआ है और इन बातों की पुष्टि निम्नलिखित आंकड़ों से कर सकते हैं। कहता कृषि कार्य में महिलाओं का जो कुल भागीदारी है वो कितना परसेंट, 40% है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का कुल भागीदारी जो है पुरुषों के हिसाब से ये कितना है, 40% महिला भी अग्रणी यानी कि आगे रहती है कृषि कार्य करने में। आगे अगर दूसरा पॉइंट समझे तो देखिए, कुल पुरुष कामगारों में यानी पुरुष जितना काम करते हैं उनमें से 53% पुरुष और महिला कामगारों के में कहता कि 73% जो होते हैं महिलाएं कृषि के क्षेत्र में। आज की अगर बात करें तो टोटल पुरुष में 53% ही पुरुष है जो खेतों में काम करते हैं। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो टोटल कुल महिलाओं में कितना, 73% जो महिला है वो कृषि का कार्य में काम करती है और हाथ बटाती है। आगे पॉइंट अगर समझे तो 3 नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है कि ग्रामीण महिलाएं, गांव की महिलाओं में कहता 85% महिला जो होती है कृषि से जुड़ी होती है। गांव में 83% महिला होती है, 85%, वो 85% महिला कृषि से जुड़ी होती है। शहर की तो बातें न करें क्योंकि शहर में सभी लोग कंपनी, फैक्ट्री और अपना अपना वर्क ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन किसान की बात करें तो गांव में देखने के लिए किसान आपको मिलेंगे जिसमें 85% की जो महिलाएं होती है वो कृषि में भाग लेती हैं। अगर अधिपुरुष की बात करें तो भारत में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है, परंतु दुख की बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के शामिल पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाता है। कहता है कि दुख की बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों अगर खेत में काम करे तब पुरुष के तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी दिया जाता है। जब महिला काम करती है तब पुरुष काम करेगा तो उसको ज्यादा मजदूरी दिया जाएगा, लेकिन महिला वही कमा करेगी तो उसको कम मजदूरी दिया जाता है। कहता कि मनुष्य जाति के आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है। कहता मनुष्य जाति के आबादी में औरतों का जो हिस्सा है वो आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खास करके राजनीतिक में इसकी भूमिका ना के बराबर, राजनीतिक में ना के बराबर भूमिका है, महिलाओं का भूमिका नहीं है। आगे कहता है कि पहले पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने और सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने का अनुमति थी। पहले की बात करें तो पहले भारत के लोगों में पुरुषों को ही सारे काम करने के लिए अधिकार थे, यानी सार्वजनिक मामलों में भागीदारी कर सकती है, वोट देने के लिए, सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने के लिए भी महिलाओं को ही, पुरुषों को ही चुना जाता था, महिलाओं का नाम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में भी मुद्दे उठे और महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन के अवसर प्राप्त हुए, यानी कि महिलाएं भी अब सभी जीवन में यानी सार्वजनिक यानी हर एक क्षेत्र में आगे रही हैं और सभी भागीदारी निभा रही हैं, है ना। अगला अगर पॉइंट समझे तो ये देखेंगे कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हमारे भारत में या कोई ऐसे देश है, किसी देश में पुरुषों को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में कहता 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होने लगा। कहता आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के उपस्थिति को देखा जा सकता है। कहता यूरोपीय देशों में महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक तौर पर काफी ऊंचा है और भारत में अभी भी उतना ही संतोष नहीं है, संतोषजनक नहीं है। भारत का समाज अभी भी क्या, आज भी पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान। जब भी किसी क्षेत्र की बात करें तो पुरुष का बात ही दिमाग में सबसे पहले आता है। कहता औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं आज भी, है ना। अगला पॉइंट समझिए कि महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कैसा होता है। तब औरतों के प्रति समाज में घटिया नजरिया के कारण ही महिलाओं का आंदोलन की शुरुआत होने लगी है। कहता है
महिला आंदोलन के मुख्य मांगों के इसकी सत्ता में भागीदारी सर्वोपरि मांग थी। कहता है कि औरतों ने सोचना शुरू किया और सोचना शुरू जब कर दिया तब जाकर के महिलाओं की सत्ता में भागीदारी नहीं होगी और तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। जब तक महिलाओं के सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा और तब जाकर के भारत के लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 हो गई, जो कुल सीट का 11% है। कहता ग्रेट ब्रिटेन में अगर बात करें तो ब्रिटेन में 19% यानी 19.3% और अमेरिका में 16.3% का महिलाओं का प्रतिनिधि है, लेकिन भारत में मात्र 11% है जो महिलाओं के प्रतिनिधि है। कहता है कि विकसित देशों में भी राजनीतिक क्षेत्र में, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। कहता है राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़ाना लोकतंत्र के लिए क्या होता है, शुभ होता है। प्रतिनिधि यानी कि कोई विकसित देश हो या किसी देश हो, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना बिल्कुल वो सही काम है, अच्छा काम है। क्लियर? चलिए, थैंक यू। इतना ही था लास्ट आपका। और आप बिल्कुल याद रखेंगे हमारे पास प्रतिदिन 6 बजे से लाइव क्लास चलता है, तो बिल्कुल लाइव क्लास में बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करना पड़ेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।